Assalamu alaikum. Good morning, students. It's English 2 lecture. How are you? I hope you will be fine. So, my dear students, जो प्रीवियस हमारा ऑनलाइन लेक्चर हुआ था उसमें हमने चैप्टर 4 में काफ़ी सारे पोर्शन को कवर किया था। बेसिकली हम बिज़नेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। बिज़नेस कम्युनिकेशन में चैप्टर 3 में हमने 3 राइटिंग स्टेप्स या 3 राइटिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा था कि 3 राइटिंग प्रोसेस कौन से होते हैं, जिसमें से जो चैप्टर 3 था वो था प्लानिंग के बारे में। ठीक है, और अब हम जैसा कि चैप्टर 4 को रीड कर रहे हैं तो चैप्टर 4 में हम राइटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं कि जब हमने बिज़नेस कम्युनिकेशन में कुछ प्लानिंग्स करनी है, हमने एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो एडवर्टाइजमेंट करने से पहले हम किसी भी बात को करने से पहले, किसी भी प्रोसेस से गुजरने से पहले हम प्लानिंग करते हैं। तो चैप्टर 3 में हमने ये पढ़ा कि हमने किसी भी बारे में अगर कम्युनिकेट करना है, मीटिंग करनी है या कोई प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ करना है तो हम उसके लिए प्लानिंग करते वक्त कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिन पर फोकस करेंगे और उन स्टेप्स को फॉलो करके हम प्लानिंग कर सकेंगे। अब जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 में हमने नेक्स्ट पढ़ना था राइटिंग के बारे में। तो जब प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास राइटिंग का आ जाता है कि हमने अपनी उस प्लानिंग को राइट करना होता है। राइट करने के लिए जो सबसे पहला टॉपिक, जो सबसे पहली चीज़ हमने देखी थी वो ये देखा था अडेप्टिंग टू योर ऑडियंस, यानी कि आपने जो अपनी प्लानिंग की है उसको राइट करने से पहले ये देखें कि आपकी प्लानिंग आपकी ऑडियंस के अकॉर्डिंग है। सेकंड चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि ऐसे 4 कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपनी ऑडियंस की नीड्स को, आप अपनी ऑडियंस की विशेस को, उनके डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। कितने तरीके? 4 तरीके। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका मिड टर्म एग्ज़ाम 25 मई से स्टार्ट हो जाएंगे और आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका MCQs फॉर्म पे बेस करेगा, 40 MCQs पे। ठीक है, तो MCQs को प्रिपेयर करना सब्जेक्टिव पोर्शन की निस्बत थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि MCQs में छोटी सी माइन्यूट सी इन्फॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है। अब एक लिहाज से आसान भी होता है कि आप इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में रख सकते हैं, आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, ना ही आपको जो है वो कुछ सेल्फ राइटिंग से अपने आइडियाज़ को कन्वे करना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने एक चीज़ में इसकी आसानी को डिस्कवर किया है, एट द सेम टाइम इसमें मुश्किल बात भी आती है, और वो मुश्किल बात ये आती है कि हमें अब ज़्यादा डीप स्टडी करनी पड़ेगी अपने चैप्टर्स की, ताकि हम लोग जो हैं वो अपने MCQs को ज़्यादा बेटर वे में सॉल्व कर सकें। तो जो चैप्टर हम पीछे कवर कर चुके हैं या जो चैप्टर 4 का पोर्शन हम कवर कर चुके हैं, उस पोर्शन को भी और उस चैप्टर को भी आपने स्टडी करते हुए इस ध्यान से पढ़ना है कि जो हाईलाइटेड एरिया, जो चीज़ें मैंने हाईलाइट करवाई थी, बार बार आप लोगों को बताई गई हैं, PDFs बना के मैंने अपलोड किए हैं आपके LMS पे, आपको WhatsApp में पिक्चर्स बना के भेजी हैं, वो सारा एरिया जो मैंने हाईलाइट करवाया एज एन इम्पॉर्टेंट एरिया या फिर वो एरिया जो हमने अपनी बुक में से कवर करना था, वो आप लोगों के पास मटेरियल मौजूद है। आई एम सॉरी, उस मटेरियल पर फोकस करते हुए उसको डीप रीड दीजिएगा ताकि आपके MCQ सॉल्व हो जाएं। उसके अलावा जो आज की वीडियो है इसको गौर से सुनिएगा, गौर से इसको चेक करिएगा। आज की जो वीडियो है ये आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के बहुत से पोर्शन को कवर करेगी। ठीक है, तो उस लिहाज से बाद में मुश्किलात का शिकार होने से बेहतर है कि आप पहले ही इन इंफॉर्मेशंस को मार्क कर लें। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम किस काइंड का होगा, किस सिचुएशन का होगा। ठीक है, तो अडेप्टिंग टू योर ऑडियंस, अब अडेप्टिंग टू योर ऑडियंस के आगे फर्दर
4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब वो 4 पॉइंट्स याद रखिएगा क्वांटिटी में कौन कौन से हैं, जिनको फॉलो करके अडेप्टिंग टू योर ऑडियंस में वो कौन से 4 पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपने ऑडियंस की विशेज़, उनकी डिज़ायर्स को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले है अडॉप्टिंग यू एटीट्यूड, ठीक है। सेकंड पे आ जाता है मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ एटिकेट्स। नंबर 3 पे आ जाता है एम्फसाइजिंग द पॉजिटिविटी या एम्फसाइजिंग द पॉजिटिव। नंबर 4 पे आ जाता है यूजिंग बायस फ्री लैंग्वेज, ठीक है। ये 4 ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी ऑडियंस की डिज़ायर्स को समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, जो अगला स्टेप हमने पढ़ा था वो था अडेप्टिंग टू योर ऑडियंस, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जब हमने अपनी ऑडियंस के साथ क्रिएट करना है तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ पेज नंबर 83 है, जो स्लाइड आपके सामने खुली है ये पेज 84 की है, क्योंकि 83 पेज हम पहले कवर कर चुके हैं। बुक आप लोगों के सामने यकीनन मौजूद होगी। अपनी बुक में से पेज 83 में अडेप्टिंग टू योर ऑडियंस, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में जो हाईलाइटेड एरिया है, इसमें सबसे पहली लाइन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको देखें कि ऑडियंस रिस्पॉन्सेज टू योर मैसेज डिपेंड हैवीली ऑन योर क्रेडिबिलिटी, ठीक है। डिपेंड हैवीली ऑन योर क्रेडिबिलिटी। योर क्रेडिबिलिटी से क्या मुराद है कि आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका एतमाद एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी ऑडियंस को आपकी तरफ मतवज्जो कर सकती है, which is a measure of your believability and is based on how reliable you are and how much trust you evoke in others। पेज 84 पे नेक्स्ट स्टेप एक हमने जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और आपने असाइनमेंट भी इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बनाई थी, उनमें एंडोर्समेंट था। एंडोर्समेंट क्या होता है? एक ऐसे पर्सन की स्टेटमेंट जिसका मार्केट में कोई मकाम हो या वो फेम रखता हो। अगर वो बंदा आपके लिए कोई एडवर्टाइजिंग स्टेटमेंट देता है तो वो एंडोर्समेंट होता है। मैं आपको यहाँ पे एंडोर्समेंट की एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। सरगोदा में एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बन रहा है, मॉल ऑफ सरगोदा, ठीक है। आपने देखा होगा केबल पर भी और टीवी चैनल्स पर भी उसकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादातर वसीम अकरम दे रहे होते हैं। अब वसीम अकरम जो है वो एक तरह से ऐसे फेमस पर्सन हैं जो कि जिनको आवाम बहुत ज़्यादा जानती है, उनका फेम है, उनका नाम है। अब वो उस मॉल के बारे में, उस मॉल को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, उसके फ़ायदे बता रहे हैं, अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ना, तो वो स्टेटमेंट्स जो होती हैं, वो वाली पर्सन जो एक फ़ेम रखता हो, वो जो स्टेटमेंट्स देता है, वो एंडोर्समेंट होती हैं। अब मेरे ख्याल में आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो चुके होंगे। सिर्फ ये एक मिसाल है, इसके अलावा काफ़ी सारी और एग्ज़ाम्पल्स भी आप देखते हैं। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि काफ़ी सारे ऐसे एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं जो सम टाइम किसी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, या फिर जैसे ये जो हमारी ड्रामा एक्ट्रेसेस हैं वो कोई कपड़ों का ब्रांड है उसकी कमर्शियल दे रही होती हैं। तो वो जो किसी ब्रांड के फेवर के बारे में बोलती हैं या बोलते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन जो फेम रखता है, जिसको ऑडियंस जानती होगी, उस स्टेटमेंट को एंडोर्समेंट कहते हैं। परफॉर्मेंस क्या होता है बच्चों? ये जो चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने बड़े ध्यान से इनको सुनना है। सुन के और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने अपने पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। क्योंकि याद की हुई चीज़ों से ज़्यादा सुनी हुई चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती हैं। आपको सुनी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं इसकी बजाय कि जो आप रट्टा लगाते हैं।
एंडोर्समेंट का अब आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है परफॉर्मेंस का। पेज 84 पे दूसरा टॉपिक है परफॉर्मेंस का। तो वो कहते हैं कि सिर्फ दावे कर देने या वादे कर देना ही इनफ नहीं होता, परफॉर्म भी करके दिखाना है। ठीक है, वो कहते हैं जी डेमोन्स्ट्रेटिंग इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन स्किल्स इन नॉट इनफ, कि सिर्फ आपने अच्छी गुफ्तगू कर ली, आपने अच्छे तरीके से लोगों को अपनी तरफ कायल कर लिया, तो ये बात इनफ नहीं है। पीपल नीड टू नो दे कैन काउंट ऑन योर टू गेट द जॉब डन। लोग जो चाहते हैं वो ये है कि उनकी डिज़ायर्स, उनकी डिमांड्स को पूरा किया जाए। आपको पता है परफॉर्मेंस क्या होती है? परफॉर्मेंस यही तो होती है कि कोई एक्शन या किसी चीज़ के बारे में बात हुई है, कोई कमिटमेंट हुई है, तो उस कमिटमेंट को पूरा करना, उस पर एक्ट करना, ये परफॉर्मेंस कहलाती है। नेक्स्ट, प्रोजेक्टिंग योर कंपनीज इमेज। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रोजेक्टिंग योर कंपनीज इमेज क्या होता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने उसकी इमेज को इंक्रीज़ करना है। अब आप उसकी इमेज को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं? आप उस कंपनी के फ़ायदे के लिए जो बातें कहेंगे, जो गुफ्तगू करेंगे, या आप उस कंपनी के कोई भी बात ऐसी करेंगे जो कि उस कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होगी, आप अपनी कंपनी के इमेज को इंक्रीज़ कर रहे होगे। आप जब एक कंपनी में काम करते हैं तो आपको हर एक बात, हर एक चीज़ उस कंपनी के फ़ायदे के लिए करनी है। अब चाहे उसके लिए आपको कितनी ही ज़्यादा एफ़र्ट्स क्यों ना करनी पड़े। तो प्रोजेक्टिंग का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज़ करना योर कंपनीज़ इमेज, अपने कंपनी के इमेज के। तो आज इसके बाद ये सारी चीज़ें, तो हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो था। अब हम जो है वो नेक्स्ट अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 84 अपने बुक अपने सामने खोल लें, और उसके अलावा भी कुछ मैंने आपके सामने स्लाइड्स बना के जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, हाईलाइटेड पोर्शन है, उसको रीड आउट भी करेंगे और साथ में उसको समझने की कोशिश भी करेंगे। अडेप्टिंग टू योर ऑडियंस, कंट्रोलिंग योर स्टाइल एंड टोन। अडेप्टिंग का मतलब मुताबिक होना, अपनी ऑडियंस के मुताबिक होना। कंट्रोलिंग योर स्टाइल एंड टोन। अब आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपने टोटली उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन या उस ऑर्गेनाइजेशन की जो डिमांड्स होंगी, आपने उसको हर तरह से फुलफ़िल करने की कोशिश करनी है। उसमें आपकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी अपनी जो पर्सनल प्रायोरिटीज़ हैं, आपकी अपनी जो पर्सनल हैबिट्स हैं, उन सब को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। उन सब को पीछे करके आपकी कंपनी की, आपकी जॉब की जो प्रायोरिटीज़ होंगी, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो क्या कहता है जी कि योर कम्युनिकेशन स्टाइल इन्वॉल्व्स द चॉइसेस यू मेक टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। ठीक है, अब आपकी जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो आपकी ज़ात को या आपको एक्सप्रेस करती है। द वर्ड्स यू सिलेक्ट, वो अल्फाज जो आप चुनते हैं। द मैनर इन विच यू यूज़ दोज वर्ड्स इन अ सेंटेंस, और वो तरीका जिसमें आप उन अल्फाज को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। एंड द वे यू बिल्ड पैराग्राफ फ्रॉम इंडिविजुअल सेंटेंसेस, और वो तरीका जिससे आप उन एक एक सेंटेंस को मिला के एक पैराग्राफ बनाते हैं। योर स्टाइल क्रिएट्स अ सर्टन टोन। इस लाइन को दोबारा देखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइन है। योर स्टाइल क्रिएट्स अ सर्टन टोन और ओवरऑल इम्प्रेशन इन योर मैसेज। योर स्टाइल क्रिएट्स अ सर्टन टोन और ओवरऑल इम्प्रेशन इन योर मैसेज, कि आपका जो स्टाइल है वो आपकी ओवरऑल टोन और इम्प्रेशन को क्रिएट करता है आपके मैसेज में। किस में क्रिएट करता है? मैसेज में। योर स्टाइल क्रिएट्स अ सर्टन टोन और ओवरऑल इम्प्रेशन इन योर मैसेज। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है क्रिएटिंग अ कन्वेंशनल ट्यून। अब कन्वेंशनल ट्यून से क्या मुराद है कि जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे होते हैं, काफ़ी फॉर्मल सी टॉक होती है हमारी, हम बहुत ही फ्रेंडली वे में बात करते हैं,
अपने दोस्त को हम सम टाइम यार कह के बुला लेते हैं, सम टाइम वैसे जो कुछ ओवर गुफ्तगू भी कर लेते हैं। अब उसके बरक्स यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप कॉलेज में मौजूद हैं, आप अपने क्लास फेलो, अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो आपका बात करने का वे, आपका बात करने का टोन, आपका बात करने का पिच टोटली फॉर्मल और डिफरेंट होगा, ठीक है। देन दैट ऑफ अगर इसके बरअक्स देखा जाए तो आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं, ठीक है। आप कभी भी आप अपने टीचर को यार कहकर नहीं बुला सकते, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी अगर आपने ह्यूमर क्रिएट करना है, अगर आपने कोई भी मजाक करना है, तो आप एक लिमिट में रह के अपने टीचर के साथ एक लिमिट में रह के आप बातचीत करते हैं। तो टीचर के साथ जो गुफ्तगू होती है वो गुफ्तगू होती है इनफॉर्मल, यानी कि ऐसी गुफ्तगू जिसमें आप लिहाज रख के या आप ज़्यादा फ्रैंक होकर नहीं बोलते। और उसके बरक्स जो गुफ्तगू आप अपने दोस्त के साथ करते हैं, जिसमें आप सम टाइम लिहाज नहीं भी करते, फ्रैंक वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो होती है फॉर्मल गुफ्तगू। रीडिंग करते हैं, द टोन ऑफ योर बिजनेस मैसेज can range from informal to the conventional to the conversational to the formal. If you are in a large organization, अगर आप किसी बड़ी organization में काम कर रहे हैं, and you are communicating with your superior, आप अपने से बड़े ओहदे पर फाइज लोगों से बात या गुफ्तगू कर रहे हैं, with और विद द कस्टमर्स या अपने कस्टमर्स के साथ बात कर रहे हैं, द राइट टोन विल यूजुअली बी फॉर्मल एंड रिस्पेक्टफुल। और जो बेहतर या जो सही तरीका है बात करने का वो क्या होगा कि आपकी टोन इज़्ज़त देने वाली यानी कि रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा फॉर्मल होनी चाहिए। हाउ एवर दैट सम टोन माइट साउंड डिस्टिंक्ट एंड कोल्ड इन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है वही सेम टोन अगर किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला बंदा यूज़ करेगा तो वहाँ पर वो सूटेबल नहीं होगी। इफ़ यूज्ड विद अ क्लोज कोलीग, या फिर अगर वो अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा होगा तो उसके लिए वो इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं होगी। Part of the challenge of the communicating on the job is to read each situation and figure out the appropriate tone to use। वो कहते हैं कि आपकी जॉब की जो सबसे पहली प्रायोरिटी है, जो सबसे पहली प्रेफरेंस है, वो ये होनी चाहिए कि आप अपनी जॉब को देखें और उसके अकॉर्डिंग अपनी टोन को और अपने स्टाइल को सेट करें कि आपने अगर अपने सुपीरियर से बात करनी है, आपने ऐसे लोगों से बात करनी है जो कि आपसे बड़े ओहदे पर हैं, तो आपका लहजा, आपका जो आवाज़, आपका पिच, आपका स्टाइल वो किस तरह का होना चाहिए। और अगर आपने अपने लेवल के लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने कलीग्स के साथ बात करनी होगी जो कि आपके साथ इक्वल रैंक पर हैं, तो आपने उनके साथ बात करते हुए अपना कौन सा लहजा और पिच जो है वो सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आ जाती है बिजनेस लाइक कन्वर्सेशंस। आपका बुक पेज नंबर 85 है। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है, सिंपल आपने सिर्फ इनको सुन लेना है या एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। नेम्स को आपने अच्छे से याद रखना है। वो कहते हैं कि बिज़नेस लाइक कन्वर्सेशन, जब आपने बिज़नेस में कन्वर्सेशन करनी होती है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको अवॉइड करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टेक्सटिंग एंड द राइटिंग, ठीक है। आपको टेक्सटिंग और राइटिंग में डिफरेंस पता होना चाहिए। द कैजुअल इकोनॉमी filled language friends, often we use text messaging. I am का मतलब instant messages and social I am stands for instant messages। इस चीज़ को याद रखिएगा, very important। I am stands for instant messages and social networks is not considered professional business writing. Yes, it is efficient way for friends to communicate, particularly taking into account the limitations of the phone keyboard. If you want to be taken seriously in business, you simply cannot write like this on the job।
नेक्स्ट में वो कहता है अवॉइड अब्सल्यूट। अब्सल्यूट का मतलब होता है नाकारा सी। एंड पॉम्पस लैंग्वेज। पॉम्पस का मतलब होता है नुमाइशी, कि आपने बिज़नेस लाइक में, जब बिज़नेस में आप बात कर रहे होते हैं, जब आप अपने प्रोफेशनल बात कर रहे होते हैं, तो उसमें आपने नकारा या फिर नुमाइशी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करना होता। अब इस पैराग्राफ में जो है वो ये कहते हैं कि ज़्यादातर कंपनियां अब इस तरह के अल्फाज को इस्तेमाल करने से गुरेज करती हैं कि भाई बराह करम आप जो है वो कोई चीज़ तलाश कर दें या कोई मशवरा दिया जाए या कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस जो हैं वो पहले यूज़ किए जाते थे बट अब यूज़ नहीं किए जाते। अवॉइड प्रीचिंग एंड ब्रैगिंग। प्रीचिंग मतलब तबलीग करना, फैलाना। ब्रैगिंग अपनी बढ़ाई बयान करना। बहुत ज़्यादा ही इन चीज़ों पर फोकस ना करें। अब जाहिर सी बात है, आप अगर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप किसी मकसद के लिए ही कर रहे हैं। अब उसमें आपने अपनी चीज़ को सेल करना है तो जाहिर है आपको उसकी प्रीचिंग तो करनी ही पड़नी है, लेकिन उसमें एक हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि लोग इस तरह की बातों से फेडअप होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपकी ऑडियंस एक दफ़ा आपसे फेडअप हो गई तो वो दोबारा कभी भी उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगी जहाँ पर आप होंगे। इस बात को हमेशा याद रख लीजिएगा। बी केयरफुल विद इंटीमेसी बेतकल्लुफ़ी। इंटीमेसी से वो क्या कहते हैं कि बिज़नेस मैसेज शुड जनरली अवॉइड इंटीमेसी, कि बिज़नेस मैसेजेस जो हैं उनमें इंटीमेसी नहीं होनी चाहिए, बेतकल्लुफ़ी नहीं होनी चाहिए। सच एज़ शेयरिंग पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को शेयर करने से गुरेज करें। और अडेप्टिंग अ कैजुअल, या फिर बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाना, जैसे फ्रैंक हो जाना, मजाक करना शुरू हो जाना। अनप्रोफेशनल टोन, अनप्रोफेशनल टोन भी नहीं होनी चाहिए। हाउ एवर वैन यू हैव अ क्लोज रिलेशनशिप विद ऑडियंस मेम्बर्स, जब आपका ऑडियंस के साथ एक क्लोज रिलेशन बन जाएगा, सच एज अमंग द मेंबर ऑफ द क्लोज नेट टीम, a more intimate tone is something appropriate and even expected। जब तक आप अपनी ऑडियंस के साथ फेमिलियर नहीं हैं, जब तक आप अपनी ऑडियंस को जानते नहीं हैं, उस टाइम तक आपका बिहेवियर में इंटीमेसी नहीं होनी चाहिए। जब आप अपनी ऑडियंस से उनसे फेमिलियर हो जाते हैं, आपको उनकी हैबिट्स, उनकी नीड्स के बारे में अंदाज़ा हो जाता है, पता हो जाता है, तो तब ये एक कंसीडरेबल सिचुएशन है कि आपकी टोन में भी इंटीमेसी कंसीडर की जा सकती है, एक्सपेक्ट की जा सकती है, और आपके मैसेज में भी। फोर्थ, बी केयरफुल विद इंटीमेसी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है, बी केयरफुल विद ह्यूमर। ह्यूमर होता है मजाक करना, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर आपको ह्यूमर का इस्तेमाल करने में या ह्यूमर को यूज़ करने में आप इतने ज़्यादा हैबिचुअल नहीं हैं, आप इतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं हैं, तो फिर ह्यूमर का इस्तेमाल अपने बिजनेस सेटिंग में बिल्कुल भी ना करें। ह्यूमर कैन ईजीली बैकफायर एंड डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम योर मैसेज, कि ह्यूमर बड़े आराम से मैसेज के ऊपर से आपकी तवज्जो को हटा सकता है। इट कैन इफ़ यू डोंट नो योर ऑडियंस, अगर आप अपनी ऑडियंस के बारे में नहीं जानते अच्छे तरीके से, यू आर नॉट स्किल्ड एट यूजिंग ह्यूमर, और ना ही आप में इतनी महारत है कि आप ह्यूमर को इस्तेमाल कर सकें इन अ बिज़नेस सेटिंग, डोंट यूज़ इट एट ऑल, तो इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तो ये वो कन्वर्सेशंस, ये वो कुछ गाइडलाइंस थी जिनको आपने बिज़नेस में, बिज़नेस लाइक मैसेज लिखते हुए, बिज़नेस लाइक कन्वर्सेशन करते हुए, जिन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप जो है वो आ जाता है कि ये तो वो चीज़ें थी जिनसे आपने अवॉइड करना था। अब वो चीज़ें कौन सी हैं जिनको फॉलो करके आप अपने मैसेज प्लान को लिख सकते हैं, ठीक है, आप अपने मैसेज को राइट कर सकते हैं। यूजिंग प्लेन लैंग्वेज। प्लेन लैंग्वेज प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन इन अ सिंपल अनएडॉन्ड स्टाइल that always your audience to easily grasp your meaning, language that recipients can read, understand and act upon the first time they read it। ठीक है, इसमें वो क्या कहता है कि आपने अपना मैसेज लिखते हुए बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज का यूज़ करना है,
प्लेन लैंग्वेज को यूज़ करके आपकी जो ऑडियंस है वो आपकी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेगी और उनकी एक गिरफ्त बनेगी आपकी बात के ऊपर। ठीक है जी। नेक्स्ट वो कहते हैं जी सिलेक्टिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का वर्ड आप आलमोस्ट छठी जमात से 6 क्लास से आप सुनते आ रहे होंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस मीन्स अ लॉट इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत अहम पोर्शन है, एक बहुत अहम हिस्सा होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है उसकी डेफिनेशन हमारे सामने हाईलाइटेड है। द चॉइस ऑफ एक्टिव और पैसिव वॉइस आल्सो इफ़ेक्ट्स द टोन ऑफ योर मैसेज। कि एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस दोनों में से किसी एक वॉइस की चॉइस करना भी आपके मैसेज पर बड़ी असरअंदाज हो सकती है। इन अ सेंटेंस रिटन इन एन एक्टिव वॉइस, वो सारे सेंटेंसेस जो कि एक्टिव वॉइस में लिखे होते हैं, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन एंड ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। एक्टिव वॉइस क्या होता है? द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन एंड ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन एंड ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको पूरी ज़िंदगी में काम आएगी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से तो मोस्टली है, लेकिन उसके अलावा एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन क्या है? सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर, काम करने वाला बंदा, पर्सन। वो कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है और ऑब्जेक्ट वो एक्शन रिसीव करता है, उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दी है, जोडी सेंट द ईमेल मैसेज। जोडी ने ईमेल मैसेज सेंड किया इन अ सेंटेंस रिटन इन द पैसिव वॉइस। और वो सेंटेंस जो पैसिव वॉइस में लिखे होते हैं, अब उसमें क्या है? द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। द ईमेल मैसेज वॉज सेंट बाय जोडी। ठीक है, द ईमेल मैसेज वॉज सेंट बाय जोडी, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट वो कहते हैं यूजिंग द एक्टिव वॉइस ऑफन मेक्स योर राइटिंग मोर डायरेक्ट, लिवलियर एंड ईजी टू रीड। वो कहते हैं कि बेहतर है अगर आप अपने मैसेज को कन्वे करते हुए एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करें। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की डेफिनेशन, उसके अलावा आपने जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की डेफिनेशन भी, और उसके अलावा एक और चीज़ भी कि आपने अपने मैसेज को राइट करते हुए कौन सी वॉइस का इंतखाब करना है। नेक्स्ट पेज 87। पेज 87 को आपने पेज 88 की तरफ आ जाएं। पेज 88 में हमारे पास लास्ट पे आ जाता है बैलेंसिंग एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट वर्ड्स। सेमेस्टर 1 में मैंने आपको नाउन्स के बारे में पढ़ाया था, 8 काइंड्स ऑफ नाउन्स। उनमें एक काइंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन की थी और एक काइंड कंक्रीट नाउन की थी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, वो फीलिंग्स होती हैं, वो इमोशंस होते हैं, वो कंसेप्ट्स होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो एब्स्ट्रैक्शंस होती हैं। जबकि कंक्रीट चीज़ें वो होती हैं जिनको हम टच करके, उनको फील करके हम ये आइडिया कर सकते हैं कि इनका मटेरियल क्या है। ठीक है, पेज नंबर 88 के लास्ट पे ये हाईलाइटेड एरिया है। An abstract words express a concept, quality, characteristics. Abstractions are usually broad, encompassing a category of idea,
and are often intellectual, academic, or philosophical. Love, honor, progress, traditions, and beauty and abstractions as are such important business concepts as productivity, profits, quality and motivations. ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वो कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ये कंप्लीट डेफिनेशन और इसमें काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये सारी एग्जांपल्स आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए कि एब्स्ट्रैक्शंस बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज में ये आती हैं। ठीक है, जैसे इंटेलेक्चुअल हो गया, एकेडमिक हो गया, फिलोसॉफिकल, लव, ऑनर, प्रोग्रेस, ट्रेडिशन, ब्यूटी, ये सारी की सारी एब्स्ट्रैक्शंस हैं। एज सच इम्पॉर्टेंस बिजनेस कॉन्सेप्ट्स। अब बिजनेस कॉन्सेप्ट के हवाले से देखा जाए तो एब्स्ट्रैक्शन में क्या आता है, प्रोडक्टिविटी आ जाती है, प्रॉफिट्स आ जाते हैं, क्वालिटी आ जाती है, मोटिवेशन आ जाती है। ये सारी वो चीज़ें होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, ये सारी वो इमेजिनेशंस होती हैं, ये सारे वो वर्ड्स होते हैं जो आपकी इमेज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है जी कि अब आगे एक चीज़ अंडरलाइंड है, हाईलाइटेड नहीं है। वो कहता है कि इन कंट्रास्ट, इसके बरक्स, अ कंक्रीट वर्ड स्टैंड्स फॉर समथिंग। कंक्रीट वर्ड से मुराद वो चीज़ें हैं यू कैन टच, सी एंड विजुअलाइज, जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ों को हम कंक्रीट वर्ड्स कहते हैं। पेज नंबर 89 और लास्ट पे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोजिंग योर मैसेज, क्रिएटिंग इफ़ेक्टिव सेंटेंसेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ क्रिएटिंग इफ़ेक्टिव सेंटेंसेस, कि आप इफ़ेक्टिव सेंटेंसेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जब आपने बिज़नेस मैसेज लिखना है, जाहिर सी बात है बिज़नेस मैसेज को राइट करते हुए आपकी वर्डिंग, आपकी सेंटेंसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने चाहिए, ना ही कि सिंपल यूजुअल वर्ड्स या सिंपल यूजुअल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हुए आप उस बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। चूजिंग फ्रॉम द 4 टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमें ये पता चलती है कि 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ये हैं। सेमेस्टर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कुछ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। एक होती हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस और एक होती हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो हमने सेमेस्टर 1 में रीड आउट की थी। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वो ये होती हैं, इनमें सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। याद रखिएगा ये 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होती हैं। नंबर 1 इज़ सिंपल सेंटेंसेस, नंबर 2 इज़ कंपाउंड सेंटेंसेस, नंबर 3 इज़ कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, नंबर 4 इज़ कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आई एम सॉरी। अब सबसे पहले जो हमारे पास एक चीज़ आ जाती है वो है जी सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस हैज़ 1 मेन क्लॉज। मेन क्लॉज क्या होता है, क्लॉज जिसमें सिंगल सब्जेक्ट होता है और सिंगल प्रेडिकेट होता है। ठीक है, क्लॉज क्या होता है जिसमें सिंगल सब्जेक्ट होता है और सिंगल प्रेडिकेट होता है, although it may be expanded by noun pronoun serving as objects of the action and by modifying phrases. Consider the example. अब एग्जाम्पल में वो कहते हैं, ये बात आपके बुक पेज नंबर 90 पे है। यहाँ पे मैंने स्लाइड में जस्ट डेफिनेशन ऐड की है, लेकिन इसके आगे जो एग्जाम्पल है वो आपके कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर करेगी। पेज 90 पे आपके सामने एक एग्जाम्पल आती है। वो कहते हैं कि विद द सब्जेक्ट अंडरलाइंड वंस, यानी कि जो एग्जाम्पल का नीचे सेंटेंस दिया हुआ है, एक लफ्ज़ के नीचे सिंगल लाइन है जबकि दूसरे लफ्ज़ के नीचे डबल लाइन है। तो वो कहते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसके नीचे सिंगल लाइन है और जो प्रेडिकेट है उसके नीचे डबल लाइन है।
प्रॉफिट्स इंक्रीज्ड 35% इन द लास्ट ईयर। अब प्रॉफिट के नीचे सिंगल लाइन है और इंक्रीज्ड के नीचे डबल लाइन है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट जो है वो सब्जेक्ट है और इंक्रीज जो है वो प्रेडिकेट है। कंपाउंड सेंटेंसेस हैज़ टू मेन क्लासेस that expresses two or more independent but related thoughts. Most important information. एक बात बच्चों हमेशा याद रखिएगा, simple sentences has one main clause. ठीक है, simple sentences has one main clause. Compound sentences has two main clause and two or more independent clauses. Two or more independent clauses, but related thoughts of equal importance usually joined by but or. ठीक है, दो इसमें मेन क्लॉज होते हैं कंपाउंड में। सिंपल सेंटेंसेस में एक मेन क्लॉज है, कंपाउंड सेंटेंसेस में दो मेन क्लॉज हैं और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, जिनको आपस में जोड़ने के लिए हम बट या और या एंड का इस्तेमाल करते हैं। जिनको आपस में जोड़ने के लिए हम बट एंड और का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस वन मेन थॉट, यानी कि वन मेन क्लॉज दैट इंडिपेंडेंट क्लॉज, द इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेटिंग थॉट। डिपेंडेंट क्लॉज, मेन थॉट इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट थॉट डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब जो खुद से स्टैंड कर सकता है, जो अलोन कंसीडर किया जा सकता है, समझा जा सकता है। डिपेंडेंट क्लॉज ऐसा क्लॉज जो कि अलोन स्टैंड नहीं कर सकता। ठीक है, ऑफन सेपरेटेड बाय कॉमा, भाई इसको अक्सर कॉमा से सेपरेटेड किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस है, जिसमें टू मेन क्लॉजेस होते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ विच कंटेन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें से एक जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। पेज नंबर 91 में लास्ट से एक पैराग्राफ स्टार्ट होता है, जिसमें यूजिंग सेंटेंस स्टाइल टू एम्फसाइज की थॉट्स, ये पूरे का पूरा पैराग्राफ जो पेज 91 से स्टार्ट होता है और 92 पे एंड होता है, इसको आपने खुद से रीड आउट कर लेना है। ठीक है, लाजमी रीड आउट करना है। और फिर इसके अंदर से आपका नेक्स्ट जो क्विज़ होगा MCQ फॉर्म में, वो पूरे चैप्टर में से क्योंकि होना है तो उसमें ये पोर्शन इंक्लूड होगा। पेज 92 पे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है कंपोजिंग योर मैसेज, crafting coherent paragraphs, creating the element of the paragraph। अब creating the element of the paragraph में लेफ़्ट साइड पे छोटी सी जो ये हाईलाइटेड एरिया है, इसमें लिखा हुआ है द टॉपिक सेंटेंस दैट रिवील्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैराग्राफ। द टॉपिक सेंटेंस दैट रिवील्स द सब्जेक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी पैराग्राफ का जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। अब किसी भी आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि किसी भी पैराग्राफ का जो मेन आइडिया होता है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, उसको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं और उसको हम टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं, उसको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं और टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट जी वो कहते हैं कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, इसको भी आपने खुद से रीड आउट करना है। वो कहते हैं मोस्ट इफ़ेक्टिव पैराग्राफ डील्स विद द सिंगल टॉपिक एंड सेंटेंस दैट इंट्रोड्यूस दैट द टॉपिक इज़ कॉल्ड द टॉपिक सेंटेंस। जिस टॉपिक के बारे में आप कोई भी पैराग्राफ राइट कर रहे हैं
या राइट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने उसके स्टार्ट में ही एक मेन चीज़, एक मेन लाइन लिख देनी है, जिससे पढ़ने वाले को ये चीज़ पता चल जाए कि आप इस बारे में पैराग्राफ लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको पेज 95 पे एक एग्ज़ाम्पल दी गई है। वो एग्ज़ाम्पल क्या है? द मेडिकल प्रोडक्ट्स डिवीजन हैज़ बीन ट्रबल्ड फॉर मैनी ईयर्स बाय द पब्लिक रिलेशन प्रॉब्लम्स। अब ये जो है ये आपका टॉपिक सेंटेंस है। अब टॉपिक सेंटेंस के साथ सपोर्टिंग डिटेल्स आती है, ठीक है। सपोर्टिंग डिटेल्स में आपने अपने उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आती है वो आती है ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस क्या होते हैं? ट्रांजिशंस कनेक्ट आइडियाज़ बाय शोइंग हाउ वन थॉट इज़ रिलेटेड टू अनदर, ठीक है। आपने जब कोई भी पैराग्राफ राइट करना है तो उसको राइट करते हुए आपने एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका ध्यान ये रखना है कि आपके पैराग्राफ के अंदर कोहेरेंसी पाई जाए, उनके अंदर ट्रांजिशन पाया जाए, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से लिंक्ड हो, ठीक है। बिल्कुल ऐसी बात ही नहीं है कि एक पैराग्राफ लिखते हुए एक सेंटेंस आप कोई उठाएं, दूसरा सेंटेंस आप कोई उठाएं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आप कंप्यूटर साइंस के फ़ायदे के बारे में एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। एक एग्जांपल है आप लोगों के सामने कि बेनिफिट्स ऑफ या यूजेस ऑफ कंप्यूटर आप जो है वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं और आपने पहला सेंटेंस लिखा है कंप्यूटर इज़ वेरी यूज़फुल डिवाइस। नेक्स्ट आप लिख रहे हैं जी कि कायद-ए-आज़म हैड अ गुड डील ऑन पॉलिटिक्स। पहला सेंटेंस कंप्यूटर का आपने लिख दिया, दूसरा सेंटेंस आप कायद-ए-आज़म का लिख रहे हैं, तो दोनों सेंटेंसेस में कोई कोहेरेंसी नहीं पाई जा रही, ठीक है। दोनों बिल्कुल टोटली डिफरेंट टॉपिक्स लग रहे हैं, दोनों डिफरेंट। तो पढ़ने वाले को पढ़ के ही आपकी एबिलिटी पर शक होना शुरू हो जाएगा कि ये बंदा कैसा मैसेज लिख के मेरे पास लेकर आया है, जिसको ये ही नहीं पता कि इसने अपने पैराग्राफ को लिंक कैसे करना है। तो वो कहते हैं कि ट्रांजिशंस ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो कि थॉट्स को कनेक्ट करते हैं, एक बात को दूसरी बात के साथ जोड़ते हैं। यूजिंग कनेक्टिंग वर्ड्स, द वर्ड्स सच एज। अब वो कहते हैं कि थॉट्स को कनेक्ट करने के लिए कुछ वर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं, उनमें कौन से वर्ड्स आते हैं जी? बट, और, नेवरदलेस, हाउएवर, इन एडिशंस, ठीक है। तो चैप्टर 4 में से इतना पोर्शन इनफ है, काफ़ी सारा एरिया हमने कवर किया है। अब नेक्स्ट जो आप लोगों ने प्रिपेयर करना है वो ये होगा कि चैप्टर 4 में से आप लोगों का नेक्स्ट मंडे को आप लोगों का चैप्टर 4 में से कम्प्लीटली MCQ टेस्ट होगा, ठीक है। और वो MCQ टेस्ट आपके मार्क्स एज अ मॉक टेस्ट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। जो पोर्शन, जो लाइन, जो वर्ड, कोई ऐसी चीज़ जो आज के लेक्चर में आपको समझ नहीं आई, आप मुझे इनबॉक्स करें, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में उस चीज़ को समझा दूँगी। नेक्स्ट आप लोगों का क्विज़ भी होना है, सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। फ़ी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।